नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना है, लेकिन शायद उसकी गहराई को हम पूरी तरह से नहीं समझते। विषय है मकर संक्रांति। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो इस त्योहार के रीति रिवाजों से कहीं आगे जाता है। मतलब ये उसके पीछे के दर्शन और जीवन दृष्टि पर बात करता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि यह त्योहार हमें सिखाता क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का असल मतलब क्या है, और कैसे एक खगोलीय घटना हमारे लिए एक शक्तिशाली रूपक बन जाती है। ये वाकई एक बेहतरीन विषय है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हमारी परंपराएं सिर्फ कुछ कर्मकांड नहीं है, वे प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का उत्सव हैं। ये लेख इस त्योहार को एक दिन के उत्सव से निकालकर एक पूरी सोच के रूप में प्रस्तुत करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम भी प्रकृति के चक्रों का ही हिस्सा हैं, और ये त्योहार एक तरह से खुद को फिर से तरोताजा करने का एक शानदार अवसर है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत होती है सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। ये सुनने में तो एक ज्योतिषीय घटना लगती है, लेकिन लेख जोर देता है कि ये शुभता, ऊर्जा और नवजीवन का प्रतीक है। ये सिर्फ कैलेंडर बदलने जैसी बात तो नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर इसी बात में इस त्योहार का सार छिपा है। उत्तरायण का मतलब है सूर्य का उत्तर की ओर बढ़ना, और इसका सीधा असर ये होता है कि अब से दिन लंबे होने शुरू हो जाएंगे और रातें छोटी। हाँ, और रातें छोटी। तो प्रकृति के स्तर पर प्रकाश बढ़ रहा है और अंधकार घट रहा है। लेख इसी प्राकृतिक सच्चाई को एक गहरे दार्शनिक प्रतीक में बदल देता है। ये सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं है, ये ज्ञान की, आशा की, सकारात्मकता की रोशनी है। मतलब ये एक तरह का प्राकृतिक रिमाइंडर है कि सबसे घनी और लंबी रातों का दौर अब खत्म हो रहा है और उजाले की वापसी हो रही है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से तो बहुत शक्तिशाली विचार है। बहुत ज्यादा। सोचिए जरा, हमारे पूर्वज जो प्रकृति के साथ कितना जुड़कर रहते थे, उनके लिए कितना बड़ा आश्वासन रहा होगा। कड़ाके की ठंड और लंबी रातों के बाद जब उन्हें यह पहला संकेत मिलता था कि अब सूर्य वापस शक्ति में आ रहा है, तो ये उनके लिए उम्मीद का सबसे बड़ा त्योहार होता था। लेख इसी बात को आज के संदर्भ में रखता है। यह हमें कहता है कि चाहे जीवन में निराशा का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद का प्रकाश लौटता ही है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं, बल्कि एक तरह से कुदरत की तरफ से हमें एक नई शुरुआत का इशारा है। जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, चलो अब एक नया अध्याय शुरू करते हैं। आपने सही पकड़ा। इसीलिए लेख इसे नवजीवन का प्रतीक कहता है। और ये सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, ये हमारे आंतरिक जीवन में भी एक नए अध्याय की शुरुआत का अवसर है। ये हमें रुककर ये सोचने का मौका देता है कि हमारे जीवन में वे कौन से अंधकार हैं जिन्हें हमें पीछे छोड़ना है और प्रकाश की ओर बढ़ना है। ये तो हुई ब्रह्मांड और हमारे मन के जुड़ाव की बात, लेकिन ये त्योहार सिर्फ आकाश को देखकर नहीं मनाया जाता। इसका जमीन से भी एक बहुत गहरा नाता है। लेख में खेतों में लहलहाती फसलों का जिक्र है, जो किसान के परिश्रम के फल के रूप में देखी जाती हैं। हाँ, और ये इस त्योहार को एक बहुत ही ठोस, एक जमीनी आयाम देता है। यह हमें उस चीज से जोड़ता है जो हमारे जीवन का आधार है, अन्न। ये पर्व असल में फसल कटाई का उत्सव है, पर यह सिर्फ जश्न मनाने से कहीं ज्यादा है। लेख के अनुसार यह हमें कृतज्ञता, मेहनत और धैर्य का महत्व समझाता है। कृतज्ञता? हाँ, कृतज्ञता। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी थाली में जो भोजन है वो कोई जादुई तरीके से नहीं आया है। उसके पीछे किसी किसान के महीनों का परिश्रम है, उसका पसीना, उसका धैर्य और प्रकृति का आशीर्वाद। यह एक बहुत जरूरी बात है, खासकर आज के समय में। हम में से ज्यादातर लोग जो शहरों में रहते हैं, उनका खेती से सीधा कोई संबंध नहीं है। हम सुपरमार्केट से सामान खरीदते हैं और शायद ही कभी सोचते हैं कि ये कहाँ से और कैसे आया। क्या आपको लगता है कि इस वजह से त्योहार का ये पहलू हमारे लिए सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सच है कि हमारा संबंध जमीन से कमजोर हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से यही वजह है कि ये पहलू आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। अच्छा, कैसे? देखिए, हो सकता है हम सीधे तौर पर फसल ना उगाते हों, लेकिन कृतज्ञता का सिद्धांत तो सार्वभौमिक है ना? हाँ, वो तो है। तो ये त्योहार हमें चुनौती देता है कि हम रुकें और उस पूरी प्रक्रिया के प्रति आभार व्यक्त करें जिससे हमारा जीवन चलता है। ये सिर्फ किसान के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता है जो हमारे जीवन को सुगम बनाता है। वो ड्राइवर जो सब्जियां लाता है, वो कर्मचारी जो स्टोर में काम करता है,
ये हमें उस अदृश्य नेटवर्क के प्रति सम्मान का भाव सिखाता है जिस पर हम सभी निर्भर हैं। ये हमें उपभोक्तावादी मानसिकता से निकालकर एक कृतज्ञ इंसान बनाता है। यानी कृतज्ञता का दायरा सिर्फ अन्य तक सीमित नहीं है, बिल्कुल, बल्कि हर उस चीज तक है जिसे हम मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। और इसी जुड़ाव को शायद और मजबूत करने के लिए कुछ खास परंपराएं हैं, जैसे तिल और गुड़ का इस्तेमाल। लेख कहता है कि इसका संदेश है जीवन में मिठास बनाए रखें और कटुता को त्याग दें। एक अद्भुत रूपक है और भारतीय संस्कृति की ये खूबसूरती है कि वो भोजन में भी दर्शन को पिरो देती है। तिल और गुड़ दोनों की अपनी अपनी पहचान है, अपनी तासीर है, लेकिन जब उन्हें मिलाया जाता है तो वो एक ऐसी चीज बनाते हैं जो स्वादिष्ट भी है और सेहतमंद भी। यह समाज के लिए एक सीधा संदेश है। हम सब अलग अलग हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये त्योहार कहता है कि पुरानी कड़वाहट, पुराने गिले शिकवों को तिल की तरह भूलकर गुड़ की मिठास के साथ एक नई शुरुआत करें। तो जब हम किसी को तिल गुड़ घ्या आणि गुड़ गुड़ बोला कहते हैं तो यह सिर्फ एक पारंपरिक वाक्य नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक संकल्प है। बिल्कुल, यह एक सामाजिक अनुबंध है। ये मेल मिलाप और सुलह का पर्व है। यह रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने का एक मौका है। यह हमें सिखाता है कि एकता और सौहार्द में जो शक्ति है, जो मिठास है, वो अकेलेपन और टकराव में नहीं हो सकती। यह रिश्तों को पोषित करने का एक बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं स्वादिष्ट तरीका है। और रिश्तों के बाद बात आती है व्यक्तिगत आकांक्षाओं की। यहाँ पर पतंग का जिक्र आता है। मुझे लेख की ये पंक्ति बहुत पसंद आई। पतंगों की तरह अपने सपनों को खुला आकाश दें, लेकिन डोर की तरह संस्कारों और मूल्यों से जुड़े रहें। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? ये एक ऐसा रूपक है जिस पर हम घंटों बात कर सकते हैं। पतंग हमारी महत्वाकांक्षाओं का, हमारे सपनों का, हमारी ऊंची उड़ान भरने की इच्छा का प्रतीक है। हम सभी जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और ये अच्छी बात है जी। लेकिन लेख हमें याद दिलाता है कि एक पतंग सिर्फ हवा के जोर पर नहीं उड़ती। उसकी उड़ान को जो चीज सार्थक और नियंत्रित बनाती है वो है डोर। और अगर डोर न हो तो पतंग दिशाहीन हो जाती है। वो अनियंत्रित होके कहीं भी गिर सकती है, कट सकती है, भटक सकती है। ठीक, यही बात है। लेख के अनुसार वो डोर हमारे संस्कार हैं, हमारे मूल्य, हमारी जड़ें। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए ऊंची उड़ान भरना जरूरी है, पर अपनी बुनियाद को, अपने नैतिक सिद्धांतों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धी दुनिया में कई बार ये डोर एक बाधा की तरह भी महसूस हो सकती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि पुराने मूल्य या संस्कार उनकी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। हाँ, यही मेरा मतलब था। ये एक तरह का तनाव है आजादी और नियंत्रण के बीच। लेख एक सुंदर संतुलन की बात करता है, लेकिन क्या वो संतुलन हमेशा संभव है? क्या कभी-कभी डोर को थोड़ा ढीला नहीं छोड़ना पड़ता? आपने इस रूपक की जटिलता को पकड़ लिया है। लेख हमें एक आदर्श स्थिति दिखाता है, लेकिन असल जीवन में चुनौती इसी संतुलन को साधने की है। ये डोर कोई सख्त जंजीर नहीं है, ये लचीली होनी चाहिए। अच्छा। ये हमें हमारी जमीन से जोड़े रखती है, लेकिन हमें उड़ने की आजादी भी देती है। इसका असली मतलब यह समझना है कि कौन से मूल्य सार्वभौमिक हैं, जैसे ईमानदारी, करुणा, सम्मान, और कौन सी परंपराएं समय के साथ बदल सकती हैं। बिना डोर की पतंग निरर्थक है और बहुत छोटी डोर वाली पतंग कभी ऊंचा उड़ ही नहीं सकती। तो असली कला उस डोर की सही लंबाई को पहचानने में है, जो आपको उड़ने भी दे और भटकाए भी नहीं। तो ये सब सिर्फ सोचने समझने की बातें नहीं है। लेख का अंतिम हिस्सा हमें एक संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है। यह त्योहार के दर्शन को हमारे व्यवहारिक जीवन में उतारने की बात करता है। इसमें 3 मुख्य बातें कही गई हैं: सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखना, और जीवन में नई शुरुआत करना। और अगर हम इसे पूरी चर्चा से जोड़कर देखें तो ये एक स्वाभाविक निष्कर्ष है। जब प्रकृति एक नया मोड़ ले रही है, जब हम अपनी फसलों के लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, जब हम रिश्तों में मिठास घोल रहे हैं और अपनी आकांक्षाओं को संतुलित कर रहे हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? एक संकल्प। हाँ, अगला कदम है इन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन में एक ठोस संकल्प में बदलना। ये त्योहार को एक निष्क्रिय उत्सव से एक सक्रिय, एक परिवर्तनकारी अनुभव बनाता है। ये नए साल के संकल्पों जैसा लगता है,
लेकिन शायद उससे ज्यादा गहरा है, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख बदलने पर आधारित नहीं है, ये पूरे प्राकृतिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ा है। बिल्कुल, ये सिर्फ मैं कल से जिम जाऊंगा जैसा संकल्प नहीं है। ये एक ज्यादा गहरी आत्मसमीक्षा का आह्वान है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना मतलब अपनी नैतिक दिशा को फिर से जांचना। रिश्तों में प्रेम और सम्मान का संकल्प लेना मतलब अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना। और नए लक्ष्य तय करना मतलब अपनी व्यक्तिगत प्रगति के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना। ये एक तरह से अपने जीवन का उत्तरायण करने जैसा है, अपनी आंतरिक दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक सचेत प्रयास। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मकर संक्रांति सिर्फ तिल गुड़ खाने या पतंग उड़ाने का दिन नहीं है। ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो एक दिन में सिमट गया है। ये हमें प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है, अपनी जड़ों के प्रति कृतज्ञ होना, सामाजिक रिश्तों में मिठास बनाए रखना और अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ऊंचे सपने देखना सिखाता है। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया और यहाँ पर सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। ये लेख हमें दिखाता है कि कैसे एक ब्रह्मांडीय घटना, मतलब सूर्य की चाल, हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए एक शक्तिशाली रूपक बन सकती है। यह इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाता है। हम अक्सर जीवन में बड़े बदलावों के लिए किसी बड़े संकेत का इंतजार करते हैं, लेकिन सूर्य का उत्तरायण एक झटके में नहीं होता। हर दिन प्रकाश कुछ मिनटों के लिए बढ़ता है, धीरे धीरे, लगातार। क्या हमारे जीवन के छोटे छोटे सकारात्मक संकल्प भी ठीक सूर्य की इस यात्रा की तरह अगर लगातार किए जाएं, तो मिलकर एक बड़े और सार्थक बदलाव की शुरुआत नहीं कर सकते? शायद असली संक्रांति किसी एक दिन में नहीं, बल्कि हर दिन प्रकाश की ओर एक छोटा कदम बढ़ाने